नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों के लिए 100 डेज वाला टास्क लॉन्च कर दिया है। 2024 में कुल 12 लाख पोलिंग बूथ होंगे। मोदी ने हर बूथ पर 370 वोट एक्स्ट्रा जोड़ने का टास्क अपनी टीम को सौंप दिया है। अपनी इलेक्शन मशीनरी को अगले 100 दिनों का पूरा खाका रेडी करके मोदी ने खुद ही दिया। अब से बस कुछ ही देर पहले मोदी के सामने योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है 24 में 400 पार होने जा रहा है। जिस वक्त योगी ये बात कह रहे थे उस वक्त मोदी पेन और पेपर लेकर एक एक पॉइंट अपनी डायरी में नोट कर रहे थे। यानी कि मोदी सिर्फ जीत का डेमो नहीं देते, बूथ बाय बूथ क्या करना है, कैसे करना है, इसका पूरा प्रेजेंटेशन भी रेडी करते हैं। 24 के लिए मोदी ने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसमें क्या लिखा गया, इस बार मोदी अपने खाते में कितने एक्स्ट्रा वोट जोड़ने वाले हैं, सीटों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं, और क्या मोदी ने आज ही 2024 का रिजल्ट तय कर दिया है। विरोधी गुट को अभी से 2029 का भय क्यों सताने लगा है, इस रिपोर्ट में समझिए। 2024 की वोटर लिस्ट छप चुकी है। इसमें टोटल वोटर हैं करीब 97 करोड़। नंबर काउंट कीजिए, 97 पर 7 जीरो, 97 करोड़। 14 में 83 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। 19 में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे। अब की बार 97 करोड़ वोटर्स हैं। इन 97 करोड़ वोट में से नरेंद्र मोदी के कितने हैं? 14 जितने हैं, 19 जितने हैं, या 14 और 19 से भी ज्यादा हैं? 2014 में मोदी को मिले कुल 17 करोड़ 16 लाख 57,549 वोट। 2019 में मोदी को मिले कुल 22 करोड़ 90 लाख 78,370 वोट। यानी 14 से 19 के बीच 5 साल में मोदी को 5 करोड़ 74 लाख 20,821 वोटों का मुनाफा हुआ। 24 में क्या होगा? मोदी को 19 से भी ज्यादा मिलेगा, छप्पर फाड़ के वोट मिलेगा, या घाटा होगा? मोदी की पार्टी का इंटरनल सर्वे क्या है? प्रधानमंत्री का अपना खुद का असेसमेंट क्या है? क्या मोदी लहर के दम पर बीजेपी 2024 के चुनाव में 27 करोड़ 9 लाख 21,630 एक्स्ट्रा वोट जोड़ लेगी? 19 में 22 करोड़ प्लस से 24 में 50 करोड़ प्लस वाला वोट का आंकड़ा टच कर लेगी? अगर हां, तो ये कैसे होगा? मोदी ने पूरा हिसाब किताब कर लिया है। अगले 100 दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया है। हर सीट पर कमल कैसे खिलेगा, मोदी ने इसका पूरा रोड मैप अपनी पार्टी को समझा दिया है। पूरा डेमो खुद दिया है। स्टेट वाइज, रीजन वाइज, एज वाइज, मेल फीमेल वाइज मोदी की इलेक्शन मशीनरी ने अभी से सारा समीकरण सेट कर लिया है। 14 और 19 के बाद मोदी की 24 वाली सैंपलिंग भी रेडी है। यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों को मिलाकर टोटल लोकसभा सीटें होती हैं 249। इस वक्त इन 5 राज्यों को मिलाकर मोदी के पास हैं 249 में से 144 सीटें। 24 के चुनाव में इन 5 राज्यों में कुल वोटर्स होंगे 46 करोड़ से ज्यादा। तो क्या मोदी 144 के करंट आंकड़े को 24 में 249 के करीब लेकर जा सकते हैं? अगर हां, तो कितना और कैसे? जवाब मोदी की इन तस्वीरों में भी है और उस डेटा में भी, जिसने विरोधियों की नींद अभी से उड़ा रखी है। बीजेपी के 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले दिन मोदी ने क्या कहा, 400 प्लस का कौन सा मंत्र दिया, फुल डिटेल आगे देंगे। पहले उस डेटा की बात करते हैं जो 24 में मोदी के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये डेटा है 18 से 19 साल के 1 करोड़ 90 लाख नए फर्स्ट टाइम वोटर्स का, 20 से 29 साल के नए 1 करोड़ 97 लाख से ज्यादा वोटर्स का,
इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल फिगर हो जाता है 3,87,00,000 से ज्यादा वोटर्स। अगर इनमें से 3 करोड़ वोट भी मोदी को मिल गए तो बीजेपी 19 के 22 करोड़ से 24 में सीधे 25 करोड़ वोट पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा 19 में 43 करोड़ महिलाओं ने वोट डाला था। अब की बार 47 करोड़ महिलाएं वोट देंगी। इन 47 करोड़ में से अगर 25 करोड़ महिलाएं मोदी की तरफ आ गईं तो बीजेपी को 50 करोड़ वोट हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी की पार्टी इसी टारगेट को अचीव करने के लिए मिशन मोड में जुट गई है। चूंकि मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य रखा है, एनडीए के लिए 400 प्लस का टारगेट रखा है, इसलिए मोदी ने अभी से अपनी सेना को रेडी रहने के लिए कह दिया है। 24 का कंप्लीट टास्क सौंप दिया है। मोदी ने क्या मैसेज दिया है, पहले ये देखिए। न रुकना है न थकना है, अगले 100 दिन बूथ पर काम करना है, ये मोदी का पहला टास्क है। युवाओं को 14 से पहले और 14 के बाद की तस्वीर दिखानी है, अपने पास बुलाना है, ये मोदी का दूसरा टास्क है। महिलाओं को जोड़कर रखना है, मोदी की गारंटी का मतलब समझाना है, ये मोदी का तीसरा टास्क है। ऐसी सरकार जो आरोप मुक्त और विकास युक्त है, ये मैसेज पब्लिक तक पहुंचाना है, ये मोदी का चौथा टास्क है। विपक्ष तू मैं और भावनात्मक मुद्दे उछालेगा, बीजेपी अपना काम गिनाएगी, ये मोदी का 5वां टास्क है। गांव चलो अभियान के तहत मोदी की पार्टी पहले ही 7.5 लाख गांवों का चप्पा चप्पा खंगाल चुकी है, 8.5 लाख बूथ तक पहुंच चुकी है और 19 के चुनाव में जिन 161 सीटों पर बीजेपी को हार मिली, वहां भी मोदी ने कोर्स करेक्शन कर लिया है, वार्निंग फार्मूला दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो सीटें लड़ रही है, उसमें भाजपा जो सीटें लड़ेगी उसके उम्मीदवार आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किए और उम्मीदवार है कमल का फूल। प्रक्रिया चयन तो चलता रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को कमल का फूल जिताने के लिए आने वाले 100 दिनों का हर कार्यकर्ता कमर कसकर काम पर लगे। भाजपा का कार्यकर्ता आने वाले 100 दिन सीधे बूथ पर काम करे और बूथ पर पिछले चुनाव में जो वोट मिले उससे 370 वोट ज्यादा कैसे मिले हर बूथ पर, इसका नियोजन करे। विपक्ष इस चुनाव में तू मैं की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। 2024 में बीजेपी की 370 सीटों के लिए मोदी ने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टास्क अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बूथ वर्कर्स को, अपने पन्ना प्रमुखों को सौंपा है। अगर ऐसा हो गया तो मोदी की भविष्यवाणी सच हो जाएगी। और ये कैसे संभव होगा, हम आपको पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों की मदद से बताते हैं। 2009 में बीजेपी ने 116 सीटें जीती, 14 में 282 और 19 में 303 सीटें जीती। 2009 में बीजेपी ने जो 116 सीटें जीती, उनमें से 95 सीटें 14 और 19 के चुनाव में एक बार फिर जीती। 2019 में 303 सीटों में से 55 सीटें ऐसी थीं जहां 14 के चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाई थी। 19 के चुनाव में 34 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी नहीं जीती, मगर 14 के चुनाव में इन सभी 34 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 19 के चुनाव में इन 34 में से 10 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ी, उसकी सहयोगी पार्टियां लड़ी, मगर जिन 24 पर बीजेपी लड़ी और हार गई, उनमें से 13 सीटें यूपी की थीं, 2 आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की थीं,
2 छत्तीसगढ़ की थीं, बाकी की 7 सीटें झारखंड, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, दादरा नगर हवेली, गोवा और तमिलनाडु की थीं। अगर 2009, 2014 और 2019 के चुनावों में जीत वाली सीटों का एनालिसिस करें तो भी 24 में बीजेपी 343 सीटों तक ही जाती दिख रही है, यानी मोदी के 370 वाले टारगेट से 27 सीट कम। यानी मोदी का जो अपना 370 वाला कैलकुलेशन है वो संभव हो सकता है, मगर इसके लिए मोदी को 27 सीटों पर काम करना होगा। वो कैसे होगा, अब ये समझिए। 19 के चुनाव में बीजेपी 436 सीटों पर लड़ी, 303 पर जीती। बाकी बची जिन 133 लोकसभा सीटों पर बीजेपी लड़ी और हार गई, वहां वो 72 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही, जबकि 61 सीटों पर तीसरी या उससे नीचे की पार्टी रही। इन 133 सीटों पर जीतने वाली पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर के गैप की बात करें तो 4 सीटों पर डेफिसिट सिर्फ 1% का था, 14 सीटों पर डेफिसिट 1 से 5% था, 23 सीटों पर डेफिसिट 5 से 10% था, जबकि 92 सीटों पर डेफिसिट 10% या उससे ज्यादा था। 2019 के चुनाव में जिन 92 सीटों पर बीजेपी का मार्जिन ऑफ लॉस 10% या उससे ज्यादा था, वो सारी सीटें आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की। मोदी को इस बार के चुनाव में 133 सीटों पर 2019 वाले इसी डेफिसिट को कम करके प्रॉफिट में बदलना है। सवाल है वो कैसे होगा और किन राज्यों से होगा। अब इसका जवाब सुनिए। 2009, 2014 और 2019 के यूनियन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा बताता है कि बीजेपी ने 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% सीटें जीती। इन 15 में से 5 राज्य यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात मिलाकर कुल 86 लोकसभा सीटें हैं, और अगर इन सभी 15 राज्यों को जोड़ दें तो यहां कुल 112 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा 224 सीटें ऐसी हैं जहां 19 के चुनाव में बीजेपी ने 50% या उससे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत दर्ज की। 24 के लिए बीजेपी इन सारे कैलकुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ रही है। मोदी का मास्टर प्लान रेडी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के कारण पार्टी की साख, पार्टी को लोगों ने आत्मसात और लोगों ने जिस तरीके से स्वीकारा है वह भी हम सबके सामने है। 2009 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जहां देश का 18.8% का समर्थन मिला था, वहीं 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 31.3% पर पहुंच करके खड़ी है। और 2019 में हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। जहां 282 से 303 सीटें आई, वहीं हम 31% से बढ़कर 37% हमारा वोट शेयर बढ़ा। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारी जीत की श्रृंखला लगी और हमने जीतने की जो पारी थी उसको खेलना शुरू किया। हमें याद है कि 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी, और उसके बाद 5 साल बाद फिर से अगर कोई दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत की बनी तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बनी। वो भी हमको याद रखना चाहिए। आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 में और 19 के बाद जो हमारे 26 प्रदेशों में चुनाव हुए, उस 26 में से 16 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशुद्ध सरकार बनाई। मित्रों, हमारी वोट परसेंटेज वेस्ट बंगाल में 10% थी। हमारी सीट की संख्या 3 थी विधानसभा में। आज हमारी संख्या
77 चुनाव जीत करके आए और हमारी वोट शेयर 38.5% हुआ है। वह दिन दूर नहीं है। अगली बारी के लिए तैयार हो जाइए, वह बारी हमारी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक हर जगह है तो कमल है, पैन इंडिया पार्टी बनी है तो भारतीय जनता पार्टी बनी है। 8.5 लाख बूथ, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। मोदी के इस मैसेज का मतलब समझ रहे हैं आप? 2024 में विरोधी को इतना बड़ा झटका, ऐसा सदमा लग सकता है कि वो सोच भी नहीं सकता। क्योंकि बीजेपी 50 करोड़ तो क्या 60 करोड़ के आगे भी जा सकती है। और ये कैसे मुमकिन होने वाला है, अब इसका फाइनल डेटा आपको दिखाते हैं। 3 अलग अलग कंडीशन समझाते हैं। 2019 के चुनाव में 14 राज्यों की 210 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 198 सीटें जीती। 12 सीटों पर एनडीए को नुकसान हुआ। इन सभी 14 राज्यों को मिलाकर एनडीए का स्ट्राइक रेट 94% था। 2024 में 370 के लिए पहली कंडीशन यह है कि मोदी इन सभी राज्यों में 94% की स्ट्राइक रेट मेंटेन रखे। इसी तरह 2019 में 16 राज्यों की 285 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 114 सीटें जीती थी। 171 पर एनडीए को हार मिली और इन 285 सीटों पर एनडीए का स्ट्राइक रेट था सिर्फ 40%। 24 में 370 के लिए दूसरी कंडीशन यह है कि मोदी इन 285 सीटों पर अपनी स्ट्राइक रेट 57% पर ले आए और कम से कम 161 सीटें जीत जाए। 19 के चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए ने 41 सीटें जीती। 7 सीटों पर उसे हार मिली और स्ट्राइक रेट था 85%। 2024 में 370 सीटों के लिए तीसरी कंडीशन यह है कि एनडीए यहां पर अपना स्ट्राइक रेट मेंटेन रखे और 19 की तरह 41 सीटें फिर से जीते। फिलहाल बीजेपी का अपना असेसमेंट कहता है कि वो तेलंगाना में 8 सीट जीत सकती है, बिहार में 39 तक जा सकती है, यूपी में 76 सीट जीत सकती है, झारखंड में 13 सीटें जीत सकती है, बंगाल में 22 सीटों तक पहुंच सकती है, एमपी 29, राजस्थान 25, गुजरात 26, हरियाणा 10 में 100% सीटें ला सकती है। और अगर मोदी की पार्टी ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर अपनी मशीनरी को सही तरह से एक्टिवेट करने में कामयाब हो गई और ऊपर वाली तीनों कंडीशंस पर खरी उतरी तो 2024 में बीजेपी 370 और एनडीए 400 प्लस का जादुई आंकड़ा टच कर सकती है। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। हम सब लोग यहां से आज उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। 370 हमको पार करना है और इसके लिए हर बूथ पर पूरी ताकत से जुटना है। यह हमारे सामने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है। आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 3rd टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सोचिए मोदी ने 24 के लिए किस लेवल की तैयारी कर रखी है। रही बात मोदी के विरोधियों की, तो वो अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं। तैयारी के नाम पर राहुल अभी भी यात्रा में बिजी है। वो सिर्फ मोदी के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि खुद उन्हीं की पार्टी के भीतर तू चल मैं आया वाली कहानी शुरू हो गई। शनिवार दोपहर अचानक खबर आई, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का पंजा ही गायब कर दिया, बिना कहे खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया। इसके बाद अचानक दिल्ली में कमलनाथ की लैंडिंग हो गई। 24 वाली पूरी सियासी पिक्चर अचानक बदल गई।
क्या आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर मैं रहे। तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी ये आप लोग कह रहे हैं, जी। आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। कमलनाथ हिंट तो दे रहे हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। कैमरे पर भले ही चुप हैं, मगर उनके एक इशारे ने कांग्रेस हेडक्वार्टर से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस के खेमे में हलचल मचा दी। रिएक्शन ऐसे आए मानो जैसे कांग्रेस पार्टी में भूकंप आ गया। पलायन सुन लीजिए, ये कोई पलायन नहीं है। एक बात सुन लो, छिंदवाड़ा में है कमलनाथ जी तो जी, ये तो आप लोग जो है ना, जब तक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दोगे तो कौन देखेगा, कौन छापेगा। तो इसलिए ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में मत रहो। मेरी कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। कमलनाथ जी को लेके खबरें आई है। मैं मानता हूँ उन्होंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ दिया और जब सिंधिया जी जा रहे थे तब भी उनके सारे वक्तव्य हमने सबने सुने और देखे हैं। मैं मानता हूँ कि इंदिरा जी में उनको अपना तीसरा बेटा मानते थे और इस नाते भी कि पिछले 7 साल से वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के रूप में मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे। हम सब ने, हर कार्यकर्ता ने जी जान से उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम किया और कांग्रेस के आइडियोलॉजी के साथ किया, हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया। कमलनाथ जी सिंधिया जी जैसे नहीं, कमलनाथ जी आइडियोलॉजी से कांग्रेसी है और पद प्रतिष्ठा के लिए कभी भी वो अपना मत नहीं बदलते हैं। ज़िंदगी में सब पद मिले हैं उनको। मैं मानता हूँ कि ये सोचना भी कि वो जा सकते हैं, मैं इसको भी सही नहीं मानता हूँ। कमोबेश यही भूकंप पूरी की पूरी इंडी अलायंस में आ रखा है। राहुल अलग लाइन पर हैं, ममता किसी और लाइन पर है, अखिलेश कुछ और सोच रहे हैं, उद्धव भी कंफ्यूज दिख रहे हैं, केजरीवाल तो अभी से मान के बैठ गए कि 24 में मोदी ही आ रहे हैं, यानी 24 तो मोदी के लिए तय है। विरोधियों को तो अब 29 का भी भय सताने लगा है। सब कैमरे पर दिख रहा है। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। जिस वक्त विरोधी मोदी नाम की लहर से खौफ खा रहे हैं, उस वक्त मोदी बीजेपी के लिए 370 का कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। एनडीए को 400 पार ले जाने की स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। सीधे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर कह चुके हैं अगले 100 दिन क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे?
3 चुनाव का निकालोगे, फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। चुनाव जीतने के लिए मोदी इस लेवल की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तभी तो विरोधी मोदी का नाम सुनते ही इतना खौफ खाते हैं, जबकि मोदी के साथ वाले जीत को लेकर इतना इतराते हैं, फुल कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। विरोधी इसी से बहुत जलते हैं। इस बार जीतेंगे बढ़िया, पिछली बार से भी ज्यादा संख्या मिलेगी। पूरा देखिए, हम तो बड़ी कोशिश किए थे, हम तो नाम भी नहीं दिए थे, हम तो नाम दूसरा दे रहे थे, तो लोग अपने तरफ से नाम ले लिया। हम तो उस समय तब पहले लोग नाराज हो रहा था, हमको छोड़िए जो नाम दे दीजिए। अब चल रहा है कुछ ऐसे ही चल रहा, खत्म हो गया था तो हम तो ट्राई बहुत किए थे, तो उसी समय ना आपको कह दिए। जब हम अलग हट गए थे तो उसी समय आप लोगों को हम सब प्रेस के सामने सारी बात आप लोगों को बता दिए थे। सोचा कभी न कभी तो हमारे ही कारवां का हिस्सा थे, नीतीश जी सपोर्ट कर दिया। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, बिला वजह बिना बताए अब इधर मन नहीं लग रहा है उधर जाएंगे। ये मन लगने वाली जो राजनीति में एक शैली उन्होंने विकसित की है ना, उसके सूत्रधार भी वही हैं और कर्णधार भी वही है। प्रधानमंत्री की ट्रेडमार्क ही अपमान करना, बदनाम करना, तो प्रधानमंत्री के मुंह से ये कहना कि कांग्रेस अपमान कर रही है, मैं समझता हूँ बहुत अद्भुत बात है। क्योंकि हमारे देश में अगर एक व्यक्ति है जो अपने विरोधियों को अपमान करने में रोज लगे हुए होते हैं, वो प्रधानमंत्री। इनको प्रतिशोध की राजनीति, उत्पीड़न की राजनीति, धमकी की राजनीति के सिवा कुछ नहीं जानते। कुल मिलाकर बात यह है कि चुनाव से पहले मोदी के सारे सियासी दुश्मन टूट चुके हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, जबकि मोदी आज अभी इस वक्त सबसे आगे निकल चुके हैं। बीजेपी को 370 के करीब पहुंचा चुके हैं, एनडीए को 400 के पार ले जाते नजर आते हैं। किसानों और सरकार के बीच कल अहम बैठक होनी है। कल क्या होगा इसकी झलक आज से ही शंभू बॉर्डर पर दिख रही है। दिल्ली बॉर्डर पर भी नई हाईटेक मशीनें पहुंच गई हैं। हरियाणा में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। दिल्ली में अगर किसान आए तो पुलिस इससे भी एडवांस तकनीकी अपनाएगी। दिल्ली की तैयारी कैसी है ये कैमरे पर है, लेकिन शंभू बॉर्डर कौन सा कैमरा जाएगा, क्या रिकॉर्ड होगा, कैसे दिखाएगा, ये सब कुछ किसान तय कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर में ऐसा क्या है जिसको छिपाया जा रहा है, ये पहली बार सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। किसान आंदोलन में जहां कैमरे नहीं पहुंचते वहां क्या होता है। जहां एक तरफ सुरक्षा कर्मी, दूसरी तरफ आंदोलनकारी होते हैं, बीच में क्या होता है। आंसू गैस के गोले चलने से पहले क्या होता है। जिन वीडियो में, जिन ऑडियो में, जिन तस्वीरों पर किसानों ने सेंसर लगा रखा है, वो आज अनकट देखिए। एंटी मोदी मोर्चा आपको किसान आंदोलन की इमोशनल तस्वीरें बार बार दिखाएगा, लेकिन जवानों पर पथराव के वीडियो शेयर नहीं करेंगे। खेती किसानी ट्रैक्टर की बात करेंगे, मगर मॉडिफाइड ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की फोटो छिपाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीयर गैस के खोखे दिखाएंगे, लेकिन आंदोलन के नाम पर तलवारबाजी की बात नहीं करेंगे। पुलिस को, सरकार को विलेन बताएंगे, लेकिन पुलिस के सामने तीर धनुष वाली ललकार को नहीं बताएंगे।
किसान आंदोलन पूरी तरह से प्लान्ड है। क्या बोलना है, कब एक्शन करना है, सब समझाया गया है। शंभू बॉर्डर की ये वो तस्वीरें जो कभी सामने नहीं आती, जिनका जिक्र कभी नहीं होता, ना पोस्टर दिखते, ना तलवारें। अगर हरियाणा पुलिस खुद इन वीडियो को रिलीज नहीं करती, 72 घंटे का सीज फायर खत्म होगा तो क्या होगा, इसका ये ट्रेलर है जो हरियाणा पुलिस के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। हरियाणा पुलिस की तरफ से जारी किए गए जिंद के दाता सिंह बॉर्डर के इस वीडियो में मौजूद इस पोस्टर को गौर से देखिए। भिंडरावाला, अमृतपाल सिंह और दीप सिंधु की तस्वीर है। इसके पीछे किसानों के नाम पर हजारों की भीड़ जो खुद को किसान कह रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन में बैनर और पोस्टर एक अलग विचारधारा के लोगों की लहराई जा रही। क्या ये लोग किसान हैं? अगर किसान नहीं है तो फिर ये लोग कौन है जो किसान आंदोलन के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? शंभू बॉर्डर हो या फिर खनौरी बॉर्डर हो या फिर जिंद का दाता सिंह बॉर्डर, रोजाना किसान हरियाणा में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉर्डर पर तैनात जवानों के सामने उनके हाथ नाकामयाबी ही लगती है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर दावा कर रहे हैं कि सब उनके कंट्रोल में है, तो ये कौन से किसान हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं? किसान और सरकार के बीच समझौते का काउंटडाउन शुरू है। रविवार को मीटिंग फेल हुई तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा शंभू बॉर्डर की तैयारियों से लगा सकते हैं। बीते 5 दिन में कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन शंभू बॉर्डर पर हंगामा न हुआ हो। सरकार किसानों से चौथे दौर की बातचीत तक इंतजार करने को कह रही है, लेकिन किसान नेता सरकार को नया फॉर्मूला बता रहे हैं। C2+100% की बात कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया किस तरह से बने, इसके ऊपर आगे बात चल सकती है। और दूसरी, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करना, सरकार ये बोल रही है, इसके बारे में आकलन करना पड़ेगा। सरकार के सारे सरकारी बैंक है, अगर भारत सरकार कहे तो 2 दिन में सारे आंकड़े उनकी टेबल में पहुंच सकते हैं। यह भी पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है। वो बोलते राज्यों से मशवरा करना पड़ेगा, राज्यों को छोड़ दो आप केंद्रीय बैंक और केंद्र की बात करो, उसमें से फिर फाइनल करो कि कर्ज किसान मजदूर का खत्म करना कैसे करना, बात आगे बढ़ जाएगी। इसका हल क्या होगा, तो ये हल के रूप में हम आगे बढ़े। बाकी सब मांगे महत्वपूर्ण है, उनके बारे में विचार करके मांग मना के आगे चला जा सकता है। शुक्रवार को भारत बंद का असर नहीं पड़ा तो अब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत समेत पूरे राज्य में भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी गुट ने किसानों की मांग को लेकर ट्रैक्टर मार्च किया। पंजाब के किसान जब हरियाणा के अंदर घुसे तो हरियाणा के किसान भी इस आंदोलन में जुड़े। प्लान तो कुछ ऐसा ही का जो प्रदर्शन है वो एक इशारा है सरकार को कि सरकार किसानों की बातें माने, जबरदस्ती बल प्रयोग के चक्कर में ना रहे। शंभू बॉर्डर से किसान अगर छूटे तो सीधे दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर ही पहुंचेंगे। किसान सिंघू बॉर्डर पर पहुंचने के लिए रणनीति बना रहे हैं तो दिल्ली पुलिस उनसे एक कदम आगे की तैयारी कर बैठी। हाईटेक हथियार, ऑक्सीजन मास्क के साथ ये जवान पूरे दिन सिंघू बॉर्डर पर ऐसे ही खड़े रहते हैं। कहां से कब किसान आ धमके, इसे देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मी 24 घंटे एक्शन मोड में रहते हैं। किसान आंसू गैस के गोले से बचने के लिए रणनीति बना रहे हैं तो पुलिस अब साउंड गन लेकर आ गई है। इससे न तो किसी को चोट लगेगी, लेकिन इसके सामने किसान टीक भी नहीं पाएंगे। अगर किसान सिंघू बॉर्डर पर आ भी जाते हैं तो उन्हें हटाने के लिए पुलिस एक ऐसी डिवाइस लेकर आई है
जिसकी आवाज सुनकर आंदोलनकारी किसान भागने पर मजबूर हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी एक एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि रविवार को सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी होनी है। अगर बातचीत विफल होती है और हरियाणा के पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए अगर किसी तरह किसान सिंघू बॉर्डर तक आ भी जाते हैं तो उन्हें रोकने के लिए हालांकि पर्याप्त इंतजाम पुलिस ने किए हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर भीड़ ज्यादा होती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर ये साउंड गन लेकर आई है। आप देखिए कि बड़े बड़े बैग में, ये बड़ा जो व्हाइट कलर का बैग है ये, और एक ये ब्लैक कलर का कंटेनर, इसके अंदर साउंड गन है और जरूरत पड़ने पर इस साउंड गन को यहां इंस्टॉल किया जाएगा और इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये साउंड गन होती क्या है। दरअसल साउंड गन को जब इंस्टॉल किया जाएगा तो इस जनरेटर से पावर लेकर उसको इंस्टॉल किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और जब इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो इस गाड़ी से आगे जितने भी फोर्स के जवान होंगे उन्हें इस गाड़ी के पीछे बुला लिया जाएगा और उसके बाद इस साउंड गन को स्टार्ट करके इसका जैसे ही बटन दबाया जाएगा तो इसमें से एक बहुत तेज ध्वनि निकलेगी जो कि आपके माइंड को इफेक्ट करती है, क्योंकि आपके कान उस तेज ध्वनि को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आप कोशिश ये करेंगे कि आप इस साउंड गन की रेंज से बाहर हो जाएं, जिससे कि पुलिस को ये मदद मिलती है कि वो भीड़ को तितर बितर कर सके। अब इस डिवाइस को सिंघू बॉर्डर पर तैनात किया गया है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर भी इसे इंस्टॉल करने की तैयारी है, क्योंकि रविवार को अगर सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं बनी तो किसान दिल्ली पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस पहले से ही सुरक्षा घेरा मजबूत करके बैठी हुई है। टिकरी बॉर्डर पर भी कटीले तारों को टाइट कर दिया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन से एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। मैं इस वक्त दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर हूं। टिकरी बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। यहां पे किसी भी वाहन के आने जाने की इजाजत नहीं है।